You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. कितने लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर इसके मॉड्यूल लगा लिए? रेज योर हैंड्स। मॉड्यूल बस 3 लोग, 4? सर बाकी लोगों ने सर वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वाला भी बचा है ना बताने का। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मतलब जैसे वेवलेंथ देके या फिर कुछ भी नहीं। काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो, एटम और डुअल नेचर, इनके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अलग पार्ट है, नो डाउट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस हमने कराए थे प्रैक्टिस। बाकी जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसके क्वेश्चन और एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम, इनके क्वेश्चन दोनों लगभग पैरेलल ही हैं। और कभी भी क्वेश्चन डुअल नेचर का अलग और एटम का अलग ऐसे नहीं आता।
न्यूक्लियाई चैप्टर अलग चैप्टर है, सेमीकंडक्टर एक अलग चैप्टर है, लेकिन एक्सरे, एटम, ड्यूअल नेचर, इन तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन ही हम लोग को पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ओवरलैप होते हैं। तो डिब्रोगली हाइपोथेसिस का जो क्वेश्चन वगैरह है हमने आज लीप शेयर की है आप लोग को, आप लोग ट्राई करो। कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं जो अपने को डिस्कस करने हैं, लेकिन उसके लिए अपन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ फंसेंगे नहीं, कुछ डाउट्स कलेक्ट नहीं होंगे, तब तक वो थ्योरी में डिस्कस करने का ऐसा कोई पॉइंट नहीं। थ्योरी जितनी चाहिए थी वो लगभग डिस्कस हो चुकी है, उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक स्टार्ट हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये एक छोटा पार्ट है, 2-3-4 लेक्चर्स में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1-2 दिन प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस ही हम रखेंगे, ताकि उसमें कुछ हम भी क्वेश्चन लेके आएंगे, तुम लोग भी अपना डाउट तब तक कलेक्ट हो जाएगा। लीप वगैरह शेयर है, उसमें से भी कुछ डाउट्स कलेक्ट हो जाएंगे। फिर ये नहीं रहेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में चीजें थी जो बतानी है, क्योंकि वो जो कन्वर्टर है उसका यूज जितना ड्यूअल नेचर में उतना ही यूज इसमें है, और मोस्टली क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाकी डिब्रोगली हाइपोथेसिस का कुछ क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर करने के बाद ही करेंगे। उसके बाद हमारा बच जाएगा न्यूक्लियाई और फिर सेमीकंडक्टर। तो होपफुली दीपावली के टाइम, मतलब आफ्टर 10, न्यूक्लियाई के लिए लगातार 2-2 घंटे का मैं सेशन ले लूंगा। अगर 10 तक हमारा एटम भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हो जाएगा, आज 3 तारीख है, 10 तक हम लोग थ्योरी और प्रॉब्लम्स दोनों करके खत्म कर देंगे। तो न्यूक्लियाई के लिए अपने को 6 घंटा या 7 घंटा ऐसा टाइम चाहिए। तो उस समय थोड़ा क्लासेस मेरी नहीं रहेंगे, तो मैं 10 के बाद 11, 12, 13 2-2 घंटे की क्लासेस रख सकता हूँ, और उसमें दिन में ही रखेंगे उस टाइम पर। तो वो न्यूक्लियाई खत्म कर देंगे। फिर दीपावली के बाद एक ही चैप्टर बचेगा, जिसको सेमीकंडक्टर हम लोग को करना रहेगा। आप लोग का 22 तारीख को टेस्ट है ना, नेक्स्ट जो टेस्ट है? टर्म टेस्ट। हाँ सर। तो 22 तारीख के पहले बहुत आराम से हमारा हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में जो पोर्शन हट गए हैं, वो पोर्शन अगर कहोगे तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़े कंफ्यूजिंग ही पार्ट है। जो जो हटे हैं फिजिक्स से, वो ऐसे पार्ट हैं जिनके बारे में हमको डिटेल्स नहीं पढ़ना था, बस एक सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए था। और वो नॉलेज, जैसे ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर अगर जब तक बच्चे को डिटेल में नहीं सिखाया जाए, तो बाकी सारी बातें उसको याद ही करनी पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल उसको एक्सप्लेनेशन नहीं बन पाता। और बहुत ही लाइट ट्रांजिस्टर का डिस्कशन हमारा था, वो हट गया। तो अब सीधे सीधे पीएन जंक्शन डायोड और लॉजिक गेट्स, यही 2 बचते हैं, और उसको बहुत इत्मीनान से हम लोग कर सकते हैं। 4 क्लास, मैक्सिमम 5 क्लास, 4 क्लास में भी हो जाता है, 5 क्लास में। उसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स पर 1-2 क्वेश्चन ऐसा कर लेंगे, ताकि, और कुछ पेपर्स भी शेयर कर दूंगा इस बार टर्म टेस्ट के पहले। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बिल्कुल भी नया चैप्टर नहीं है, और कुछ बच्चे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ भी वैसा नहीं बताने वाले जो पहले से तुमको नहीं पता, सिवाय एक्सरेज के, जो आज एक्सरेज हम लोग नहीं पढ़ने वाले। आज हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ने वाले। क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, थर्ड चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी से इसका बहुत हद तक लेना देना है। अगर मेडिकल का सिलेबस हम देखें तो इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बट वो फिर वो ज़्यादा कैलकुलेटिव और ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाते हैं, जो इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए क्लास 11th में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था,
और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सिलेबस वाइज कोई ज्यादा फर्क, एक दो चीजें हैं जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जैसे, और फिजिक्स में जो पढ़ते हैं वो थोड़ा फर्क आएगा। वहां पर वेव नंबर का फॉर्मूला याद रखते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर उस फॉर्मूले को बहुत कम यूज किया जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम काम हमारा 12400 बाई लैम्डा से ही हो जाता है, वही कन्वर्जन फैक्टर मैक्सिमम जगह पर हमारा काम आ जाता है। इसलिए ये चैप्टर का ये जो पार्ट है 2 से 3 क्लास में हो जाएगा। फिर डुअल नेचर में अगर जो भी कुछ बचा हुआ होगा तुम लोग को लगता होगा ऐसा है एनर्जी फेज, एक दो चीजें हैं जैसे पॉइंट सोर्स के कारण इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, वो पहले भी कराया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और अभी भी अपन चाहे तो उसको कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू ही बाकी जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी तो ज्यादा अच्छा है। सर डॉप्लर इफेक्ट साउंड की तरह ही है क्या? हाँ, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट वेव्स में नहीं, वो साउंड के जैसा नहीं है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट जो है वो वेव ऑप्टिक्स में है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ कुछ टॉपिक छुटे हुए। डॉपलर इफेक्ट एक दिन डिस्कशन करेंगे, तुम लोग वही जो बच्चे थोड़ा सीरियस हो वो टॉपिक सारे लिख लेना। उस टॉपिक एक्चुअली क्या छोटे छोटे हैं, लेकिन उनको भी हम लोग करेंगे। वो डेरिवेशन हमारे लेवल पर नहीं है कि साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट के कंपेरेटिव में बहुत कम होती है, इसलिए उसको डेराइव करते हैं जो भी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। लेकिन लाइट में जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारा आता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का, इसको डेराइव नहीं कर सकते। ये सीधे हमारा फार्मूला गिवन है। अगर रिलेटिवली पास आ रहे हैं तो ये फार्मूला, रिलेटिवली दूर जा रहे हैं तो ये फार्मूला। और इसी में एक शिफ्ट की बात आती है, वेवलेंथ शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट, पास आ रहा है तो रेड शिफ्ट, दूर जा रहा है तो ब्लू शिफ्ट, ऐसा करके एक एक्सप्रेशन आता है। बट वो हमारा जो डेरिवेशन है फ्रीक्वेंसी वाला वो हमारे लेवल पर नहीं है। डॉपलर इफेक्ट भी है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं। थोड़े जल्दी जल्दी करने में अपने को कुछ कुछ चीजें छूटी है। 22 का टेस्ट दे दोगे तो बाकी के 7-8 दिन में मैं कोशिश यही करूंगा कि जो चीज छूट गया है, जैसा मैंने पहले भी कहा था तुम लोग से कि नवंबर एंड तक अपना सिलेबस तो चलेगा ही, तो 8 दिन में जो भी छोटा छोटा पॉइंट्स, और पहले भी अगर ऐसा रहा, नहीं तो 22 से 30 के बीच में जो भी तुम लोग के पॉइंट्स, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद से थोड़ा सा अपने सिलेबस को थोड़ा फास्ट किया है। जो जो लगे कि सर ये चीज छूटा हुआ है, उस पर अपन 2-3 दिन डिस्कशन करके खत्म कर दें। कोई चैप्टर अगर ऐसा हो जिस पर डिस्कशन कम हुआ है तो उसको भी खत्म कर दें। 30 नवंबर को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऐसा मान के चलो। उसके बाद का क्या करना है वो अपन एक बार डिस्कस कर लें। जैसा मैंने कहा कि ये चैप्टर टोटली रेप्लिकेशन है, इसलिए कुछ चीजें बोरिंग लगेंगी। अब इस क्लास में ऐसा हार्डली कोई बच्चा होगा जिसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पता होगा कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। उससे भी पहले से केमिस्ट्री में सिखाया जाता है जे थॉमसन मॉडल क्या था, थॉमसन मॉडल, ड्रॉबैक क्या थे, उससे हमारा उसको ड्रॉबैक को कैसे रिमूव किया गया बाई रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक थे उसको कैसे दूर किया गया बोर्स मॉडल। और बोर्स मॉडल ही एक तरीके से हम लोग के लिए, वैसे तो उसके बाद बहुत सारे मॉडल है। बोर्स मॉडल वाज इज लाइक वेल एक्सेप्टेड मॉडल, उसको सब लोग एक्सेप्ट किए उस मॉडल को, उससे बहुत सारे रिलेशन डिराइव हुए और हमारे लेवल पर वही सारे रिलेशंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का
एक्सपेरिमेंट क्या है, ये वैसे मैं फॉर्मली बता रहा हूँ, बट ये कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो क्लास में बैठा हुआ जिसको नहीं पता कि गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया गया और उसके बेसिस पर उन्होंने क्या क्या आउटकम, क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाले। तो फर्स्ट पार्ट इज अ बिट बोरिंग। सेकेंड पार्ट भी मैं अगर बताऊं तो बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल में एक है कि अपने को बोर्स के 3 पोस्टुलेट्स हैं, क्योंकि ये तुम लोग ने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं पहले ही सब्जेक्ट मतलब टॉपिक पढ़ाने से पहले ही सारा चीज थोड़ा थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, तो अपने को ज्यादा समझाने पर काम नहीं करना पड़े। बोर्स मॉडल में 2 उसके पोस्टुलेट्स हैं और उसके बेसिस पर वो पूरा बोर्स मॉडल बना है। तो वो पोस्टुलेट्स क्या है, पहले तो ये बात, और उस पोस्टुलेट पर अलग अलग चीजों के लाइक फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, करेंट, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारे के डेरिवेशंस हैं, लेकिन डेरिवेशंस वगैरह मेडिकल में बहुत कम वर्क करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि डेरिवेशंस के टर्म इतने बड़े बड़े होते हैं, बच्चे देख के ही घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन का टर्म याद होगा कैसे। कुछ डेरिवेशन तो अगर तुम लोग कहोगे तो मैं एक दो बता दूंगा, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि रादर देन नोइंग हाउ टू डिराइव द रिजल्ट्स, हमको ये फोकस करना है कि कोई भी रिजल्ट लाइक टाइम पीरियड, लाइक फ्रीक्वेंसी, लाइक वेलोसिटी, ये हमारा डिपेंडेंसी किस पर आती है। रेडियस के ऊपर, जैसे रेडियस है तो उसका जेड न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं, और उसके बाद एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल का जो नंबर होता है उसके ऊपर क्या डिपेंडेंसी आती है। अगर किसी बच्चे ने पूरा बोर्स मॉडल को इग्नोर कर दिया, पूरे डेरिवेशन को इग्नोर कर दिया, सिर्फ वो जो फॉर्मूले हैं उनकी डिपेंडेंसी याद रखिए कि रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है, या एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ऐसे सबकी डिपेंडेंसी आती है बेसिकली। अगर सिर्फ इतना भी याद रखे ना, यू कैन सॉल्व 80 to 90% क्वेश्चन। ये बोर्स मॉडल। 10% क्वेश्चन थोड़े से डेरिवेशन के डिमांड कर सकते हैं, वो भी नहीं करते। मेडिकल में तो हमने बहुत रेयर देखा, इसलिए डेरिवेशन अगर आए भी तो यू कैन सिंपली इग्नोर, मान के चलना ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। रिवीजन में भी मैं तुम लोग को बता रहा हूं, जब तुम लोग जितने बच्चों के फिजिक्स में प्रॉब्लम है, सिंपली इग्नोर द डेरिवेशंस एंड फिक्स द रिजल्ट्स। सारे रिजल्ट्स आप रखिए, उसको ध्यान में रखिए और सीधे क्वेश्चन रिजल्ट से करना शुरू कीजिए। डेरिवेशन बताए गए थे और डेरिवेशन बताए जाएंगे, बिकॉज इस क्लास में अच्छे बच्चे भी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं, सब बच्चे हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से बता दिए गए। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं, रिजल्ट्स और उसको अप्लाई करना क्वेश्चन में, इतने से बात बन जाएगा। उसके बाद एक एक्सरे जो नया टॉपिक है जिसको क्लास 11th में नहीं पढ़ाया जाता, वो हमारा सन रहेगा, उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एटॉमिक कोलिजन क्या होता है वो थोड़ा समझेंगे। जस्ट वेट अ मिनट। हम लोग जे थॉमसन मॉडल, डाल्टन्स मॉडल ये सब डिस्कस नहीं करने वाले। हम लोग सीधे सीधे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल पर कोई बता सकता है कि उस गोल्ड फॉयल की थिकनेस क्या थी या ऑर्डर क्या था उसकी थिकनेस का? एनीवन? Now this is something that we have to mug up. Remember, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के आउटकम क्या थे, ये सब मोस्टली हमको चीजें याद होती है, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल के कुछ कुछ जो पॉइंट्स है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था और इसने पहली बार एटम के अंदर न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि एटम के अंदर एक बहुत ही टाइनी पार्टिकल है जो न्यूक्लियस है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के हर पार्ट पर क्वेश्चंस बनते हैं, थियोरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन इसका जो डेरिवेशन का पार्ट है, जैसे रदरफोर्ड मॉडल के 2-3 फॉर्मूले में दूंगा, उसका डेरिवेशन हम लोग के लेवल पर है ही नहीं। वो सीधे सीधे एज ए फॉर्मूला हमको याद रखते हैं, जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला जो है, उसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा, उसका फॉर्मूला है। तो ये सब फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग के लेवल पर नहीं है, वो भी काफी मैथमेटिकल था, ग्रेजुएशन लेवल पर इसको पढ़ाया जाता है। तो हम लोग को वो फॉर्मूले याद रखने हैं, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? तो हमारे पास एक गोल्ड फॉयल है, वेरी थिन, इन गोल्ड फॉयल। इसका थिकनेस था 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सिर्फ ऑर्डर भी याद रखोगे तो काम चलेगा। सोचो कितना कम थिकनेस है, इसलिए गोल्ड यूज किया गया, क्योंकि गोल्ड का ही इतना थीन, एक तरीके से कहो तो फिल्म फॉयल बनाया जा सकता था। दैट इज वेरी वेरी थिन। और इसके ऊपर बम्बार्ड कराया गया हमारा अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल को किससे निकाला गया था? एनीवन? ये डिटेलिंग हमको चाहिए होगी, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इससे पूछते हैं। बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बिस्मथ ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। बिस्मथ को यूज किया गया था, और यहां से ये जो अल्फा पार्टिकल्स जा रही हैं, इसके पीछे एक पूरा स्क्रीन लगाया गया था, फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं जिसको। इस तरीके से कि जो भी पार्टिकल पास करेंगे उनको यहाँ पर इसके ऊपर वो एक इमेज क्रिएट करेंगे, उसको डिटेक्ट किया जाएगा। दिस विल एक्ट एज ए डिटेक्टर। अल्फा पार्टिकल का एनर्जी क्या था, कोई बता सकता है? एनीवन? फाइव 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक्सपेरिमेंट के डिटेलिंग बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होता। एक मिनट देखो, जिसका भी नेट डिस्कनेक्ट हो मेरे को तुरंत मैसेज करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो चुकी है। और जो बच्चा डिस्कनेक्ट हो रहा है, मे बी हाफ एन आवर के बाद, हाफ एन आवर के पहले वो कनेक्शन का ऑप्शन आता है। आधे घंटे के बाद अगर कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है तो मीटिंग कंप्लीट दिख रही है, और कंप्लीटेड दिख रही है तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, तुरंत मेरे को मैसेज करना। हम लोग को मीटिंग को तुरंत जूम वगैरह पर शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं पहले ही जूम पर शिफ्ट कर देता, लेकिन वहां पर अगेन
रिकॉर्डिंग तुम लोग का अवेलेबल नहीं होगी, दूसरे तरीके से उसका रिकॉर्डिंग पॉसिबल होता है, और फिर 2 बार लॉग इन करना, लॉग आउट करना। तो इसलिए हमने अभी प्लेटफॉर्म पर ही क्लासेस रखी है, लेकिन जैसे होगा बताना, हमने तुरंत जूम पर कंटिन्यू कर लेंगे। तो पूरा जो समरी है ये एक्सपेरिमेंट का, ये एक्सपेरिमेंट में इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, मैं एक बार में लिख देता हूँ। अब बीम 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल्स obtained from bismuth, इसका एटॉमिक नंबर होता है 85 और मास नंबर होता है 219। रेडियो एक्टिव सोर्स का बताइए। 83 होता है। बिस्मथ का 83 होता है। हाँ सर। एक मिनट बच्चे, सही बोल रहे हो, 83 सॉरी। Radioactive source and bombarded it on a very thin gold foil of thickness 2.1 into 10 to the power -7 मीटर। इसमें ये तीनों डेटा हमारे लिए, वैसे सिर्फ बिस्मथ हमको याद रहे वही बहुत है। थिकनेस का ऑर्डर याद रहे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी याद रहे, क्योंकि ऑर्डर पूछेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं पूछता। अब इसका इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन थे, जल्दी से हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। Most of the alpha particles go undeviated. %99 जो है वो अल्फा पार्टिकल वो अनडेविएटेड चले गए, बिल्कुल सीधे सीधे पास करके। About 0.14% of incident alpha particles scattered by more than 1 degree.
और थर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 90% was observed in about 0.0125% of incident alpha particle. अगर हम एक नॉर्मल एटम के हिसाब से जो हमारे पास पहले से एक मॉडल है एटम का कि एटम इज लाइक इन स्फेरिकल इन शेप, और उसके बेसिस पर अगर हम अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग तो अगर हम ड्रॉ करें दो फॉर्मूले, जैसे हाँ बताइए। सर वो थर्ड पॉइंट में आपने डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 90%, उसका मतलब क्या? 90% का डिफ्लेक्शन कब से मोर देन बोलने का मतलब ये हुआ जिस डायरेक्शन में हम लोग इसको थ्रो कर रहे हैं तो 99% तो अनडिवाइडेड चले गए, मतलब उनका स्कैटरिंग हुआ ही नहीं। 1% से ज्यादा जो परसेंटेज दिया है वो है 0.1%। 90 ओहो 90 डिग्री है यार, 90% नहीं बचे, 90 डिग्री है। 90% एक्चुअली वो परसेंट मोर देन 90 डिग्री। जैसे जो अल्फा पार्टिकल चले गए उनका जैसे ये गए तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, तो यहाँ ऐसे या ऐसे या ऐसे कुछ रिवर्ट बैक भी हुए, तो ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बनाएंगे ये बेसिकली यही होता है डिफ्लेक्शन एंगल। 90%, 90 डिग्री से ज्यादा, मैं फिर से 90% बोल रहा हूँ, 90 डिग्री से ज्यादा जो डिफ्लेक्शन हुआ उसका परसेंटेज लगभग इतना था। मोर देन 90। ये अगर हमारा एटम है और अल्फा पार्टिकल को इसका एक अगर किसी अल्फा पार्टिकल को इस तरीके से अगर थ्रो किया जाए तो ऑब्वियसली ड्यू टू रिपल्शन उनका जो पाथ होता है वो कुछ ऐसे जाता है। ओरिजिनल डायरेक्शन से ये कितना एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। और यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऊपर से नीचे तक थ्रो किए गए। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हमको रट्टा मार याद करना है, वो है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered at an angle theta, इसको हम बोलते हैं n थीटा। तो n थीटा is proportional z square divided by sin to the power 4 theta by 2 e square। z क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसको। जब भी z आए तो ये कॉमन टर्म्स है, इसको हमेशा याद रखना है। e का मतलब क्या है ये भी हम लोग को याद रखना है। तो n theta is the angle of scattering, nuclear charge।
ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। और थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये अपने को ऐसे ही याद रखना है। इस पर जो क्वेश्चन आएंगे मोस्टली या तो जेड वैरी करके रेशियो आएगा, या थीटा कि 30 डिग्री पर इतने हो रहे हैं, ये नंबर है तो 60 डिग्री पर क्या नंबर होगा, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से एनर्जी डबल कर दी तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हमसे बोला जा सकता है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन हम लोग के लेवल पर नहीं है, और ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का है। एक और फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर, उसका भी एक बच्चे का अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, नचिकेत का। मैं फर्स्ट आईडी से आप लोग को लॉगिन करना पड़ेगा बच्चे। मैं जूम पर मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मीटिंग लीव करके वहां ज्वाइन कर लीजिए।